हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। एंड आज के इस सेशन में हम पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के बारे में जानेंगे फ्रॉम एन एक्सपर्ट डॉक्टर रोशन रमन, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो हम उनसे जानेंगे कि पीएचडी रिलेटेड आपको क्या क्या जानना पड़ेगा बिफोर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट। इस शॉर्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं what is PhD, how much time it takes to do a PhD work in India, then what is coursework, what are the different requirements for doing PhD, as well as what all things are done in PhD. So I hope this session will be helpful and useful for all of you. So please watch the session with Dr. Roshan Raman. Hello friends, I'm Dr. Roshan from North Cap University. मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई बच्चे मुझे कई सवाल पूछते हैं कि सर पीएचडी में क्या होता है, इवन यूजी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट भी आता है कि इसके ऊपर जो है आप कुछ बेसिक्स वीडियो बनाइए कि जिसपे हमें समझ में आए कि पीएचडी होगा क्या, पीएचडी होता है क्या, इसमें क्या कोर्स ड्यूरेशन कितना है, क्या इसमें एज यूजुअल जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, क्या उस तरह के पेपर्स होते हैं, क्या इसमें आपको रिसर्च बेस ही करना होता है या फिर कुछ इसके कोर्स वर्क भी होते हैं। तो मैं आपको एक कोशिश करूंगा कि बेसिक ओवरव्यू दूं। और आज के जो वीडियो होगा वो कई तरह से कई जो है अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स लेवल के, इवन जो बच्चे जैसे लेट्स सपोज प्लान करना चाहते हैं कि आगे उनको अगर रिसर्च में जाना है या फिर दे आर लुकिंग फॉर एकेडमिक पोजीशंस, या फिर हो सकता है कि आपका ड्रीम हो कि आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आप देख रहे हो, तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और मैं चाहूंगा कि आप थ्रू आउट देखें ये वीडियो, स्किप ना करें। तो आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगा ओवरव्यू की पीएचडी डिग्री है क्या, करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब इनिशिएट करना चाहिए, कि आपको किस तरह के कंटेंट, क्या स्टार्टिंग से आप कैसे इनिशिएट करोगे। तो कुछ जानकारी मैं आपके लिए लाया हूँ। सो आई होप कि आप सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में भी शेयर करिए इस चीज को। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास लर्निंग के लिए आपके पास पैशन है कि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स सपोज कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, या आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, या इवन आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो उस केस में अगर आपको है कि आप कहीं ना कहीं लेट्स सपोज रिसर्च में आपका अगर एरिया है कि अगर आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर, आप जो ओवरव्यू या फिर आप कह सकते हैं डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो, तो उसके लिए बेसिकली ये जो है डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एरिया जो है आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं मैं साइंटिफिक डोमेन में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करूं, तो उस केस में डेफिनेटली ये डिग्री आपके लिए आप जरूर करें। और उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएचडी है क्या। तो सबसे पहले पीएचडी है ये, अगर एब्रिविएशन की बात करें तो ये आपका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, फुल फॉर्म। और ये जनरली माना जाता है कि ये जो है एक हाईएस्ट एकेडमिक अचीवमेंट है। अगर आप जितनी भी डिग्री की बात करें, लेट्स सपोज कि आपने 10th किया, 12th किया, उसके बाद फिर आपने अंडर ग्रेजुएट किया, उसके बाद मास्टर्स किया, और फिर मास्टर्स के बाद अगर आप बात करें तो एक अहेड वन अहेड आप ये कह सकते हैं कि वन यू कैन गो अहेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो इसमें जनरली जो है कई तरह की चीजें हैं, जैसे आप लेट्स सपोज कि अगर आप अंडर यूजी से जाते हो तो आपको जनरली कुछ सेमेस्टर्स एग्जाम्स करने होते हैं, फिर उसके बाद फिर आप मास्टर्स करते हो, वहां पे भी आपको कुछ प्रोजेक्ट करने होते हैं। तो इसमें भी आप जो है बेसिकली यू कैन स्टार्ट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपको जनरली प्रोजेक्ट ही किया जाता है, प्रोजेक्ट ही दिया जाता है, और वो जनरली क्या होता है थीसिस के फॉर्म में आपको इवेलुएट होती है, जिसके बेस पे फाइनली थीसिस आपका एग्जामिनर ने इवेलुएट कर लिया, देन यू आर just eligible or entitled to get PhD degree, or you will be awarded a PhD degree. तो इसमें सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि पीएचडी जो है ये फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, और ये जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन फ्रेज दैट इज फिलोसफी डॉक्टर। तो बड़ा आसान है चीज समझने के लिए कि आपको एक डिग्री दिया जाता है जिसके बेस पे एक आप जो रिसर्च करते हो उसके बेस पे आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। पीएचडी जनरली जो है ये इंडिपेंडेंट रिसर्च है। ये कई बार जो आप
जो यूजी अंडर ग्रेजुएट में जो आप जैसे लेट सपोज की ग्रुप वाइज एक्टिविटी करते हो, जनरली ग्रुप तो मिलेगा आपको, रिसर्च ग्रुप, बट वहां पे काम जो होगा आपका दैट शुड बी अ सेपरेट वर्क, वो कहीं ना कहीं जो है नोवेल। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज हाईलाइट करूंगा जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें अगर पीएचडी की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी टॉपिक आपका हो, जो टॉपिक आपका हो वो क्या हो कि बहुत ही रियलिस्टिक, फिजिबल, जो जनरली बात करते हैं, और नोबेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो जो भी आप जैसे लेट सपोज अगर आप किसी भी टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि उस टॉपिक का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज जिसको हम कहते हैं कि जैसे डिटेल्ड एनालिसिस। और वो तब होगा जबकि आप बहुत अच्छे लिटरेचर्स अगर आपके पास, लिटरेचर सर्वे अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा तो डेफिनेटली आपके पास जो है बहुत सारे प्रीवियस वर्क के डिटेल्स आपके पास होंगे और उसको आप नैरो डाउन कर सकते हो अपने रिसर्च के फॉर्म में, आप उसको नैरो डाउन कर सकते हो। जैसे एक फनल शेप एग्जांपल है, जैसे लेट सपोज कि आपने यहाँ पे 50 to 100 रिसर्च पेपर्स पढ़े, उससे आपने कुछ आइडेंटिफाई किया गया और उसको फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको लेके गए कि यहाँ पे जो है ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो जिसको आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी यू वांट टू अचीव दैट। सो दैट इज द आउटकम बेसिकली कि आप कम से कम एटलीस्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें जो बहुत ही नोवेल हो, रियलिस्टिक हो और जिसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हो, कि वो एड ऑन करे कुछ ना कुछ नई चीज जो है आपकी रिसर्च जो है कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर जो भी पुराने काम होगा, जो भी पास्ट वर्क होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जानकारी के लिए। और इसमें जनरली अगर बात करें कि जैसे आपने लेट्स सपोज यू हैव कंडक्टेड ओरिजिनल एज वेल एज साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेसिफिक फील्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी या फिर अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, आप किसी पर्टिकुलर लेट्स सपोज कि किसी डिजीज या किसी पर्टिकुलर वायरस पे आप स्टडी करना चाहते हो तो उसका एक स्पेसिफिक होगा कि आप किसी वायरस की बात करें उस पर आपने जो डिटेल एनालिसिस किया, अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे या फिर कुछ आप हो सकता है कुछ नए पैरामीटर्स आप डिफाइन कर रहे होंगे जिससे यू वांट टू एनालाइज फर्दर डिटेल में। तो इस तरह के वर्क जो है इट कैन बी कैटेगोरली आप कह सकते हैं दैट कैन बी टाइप ऑफ वर्क विच कैन बी कैरीड ड्यूरिंग पीएचडी वर्क। बट उसके बेस पे जनरली क्या होता है कि इन इंडियन कंटेक्स्ट में हेयर अ थीसिस इज रिक्वायर्ड व्हिच इज बेसिकली पब्लिशेबल फॉर्म। वो आपका जो होगा बेसिकली जो रिसर्च वर्क होते हैं जनरली उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर रिसर्च को यू हैव टू गेट पब्लिश्ड। बेसिकली अगर साइंस की बात करें तो SCI इंडेक्स्ड जर्नल में उसको पब्लिश करना होगा, या फिर आज के टाइम में जो है आपने सुना होगा UGC केयर लिस्ट है। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी बेसिकली UGC के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपका क्राइटेरिया होगा यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया होगा, जैसे 2 SCI पेपर्स और 2 सोशल साइंस के बच्चे हैं उनको SSCI इंडेक्स्ड होते हैं। तो आप जैसे जिस फील्ड के होंगे MBA के होंगे तो वहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया है ABCD जनरल। तो इनमें जो है एटलीस्ट 2 जो आइडेंटिफाइड जर्नल्स होते हैं उसमें आपके कम से कम वो जो रिसर्च वर्क होगा दैट शुड बी पब्लिश्ड एंड वंस दैट रिसर्च वर्क इज डन उसके बाद यू विल बी जस्ट डूइंग योर थीसिस वर्क। आप थीसिस वर्क कंप्लीट करोगे और थीसिस वर्क के बाद क्या होता है फाइनली जो एग्जामिनर्स होंगे दे विल इवैल्यूएट एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा वॉइस you will be just granted or you will be just awarded a PhD degree. So that is type आप कह सकते हैं प्रोसेस इस तरह से, और डिटेल में बात करूंगा मैं इसका। तो PhD स्टूडेंट्स जो है बेसिकली ग्रेडेड जो किए जाते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि नोबेलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ओरिजिनलिटी। ये नहीं कि आज के टाइम में आपने सुना होगा बहुत सारे जो काम है जैसे लेट्स सपोज प्लैगराइज्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई काम उठाया किसी का और अपने नाम पे कॉपी पेस्ट कर दिया, देन सिंपली कंट्रोल पेस्ट करके आप अपना नाम ऐड करके जस्ट यू गेट टू दैट, बट दैट इज अनएक्सेप्टेबल इन PhD। तो अगर आपका जब इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो उसी में आप जो है आप अपना नोबेलिटी दिखाओगे, आप अपना काम दिखाओगे, तभी जो है आपका वर्क पब्लिश होगा। अगर आप ये सोचे कि किसी का प्रीवियस वर्क लिया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। पहले तो आफ्टर आप बात करें कि प्रीवियस 20 years में देयर वर नो एडवांस
सॉफ्टवेयर, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स एज वेल एज इंटरनेट फैसिलिटी. बट नाउ अडेज अगर आप एक भी काम कर रहे हो, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सेस्ड. ऐसा नहीं कि आज मैंने जो पेपर पब्लिश किया है वो अगर लेट्स सपोज अ पर्सन फ्रॉम US or UK want to access that, they can see that what type of content I have written और उसमें क्या है बेसिकली, क्या किस तरह का वर्क है. सो आज के टाइम में क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ बेसिकली कंप्यूटर्स एज वेल एज मॉडर्न टूल्स, जो आज के टाइम में कंप्यूटेशनल टूल्स है, उससे जो है जितने भी कंटेंट है वो कंटेंट एक्सेस तो है ही, बट साथ के साथ जो है आप जो है कॉपी पेस्ट जो है यू कांट डू इट सिंपली इन केस ऑफ PhD work. So that should be different. वो करना भी नहीं चाहिए and it is unethical. So now next is, अगर जैसे लेट्स सपोज कई जगह आप देखोगे कि PhD में आप वर्ड सुनोगे कोर्स वर्क. तो ये कोर्स वर्क क्या होता है इसके लिए भी मैं जानकारी दूंगा. कोर्स वर्क होता है मैंडेटरी, कई बार यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है उसका. मैं किसी का परफॉर्मा या फिर आपको मैं एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा या फिर उसका सिलेबस भी बताऊंगा किसी स्टैंडर्ड IIT और NITs का. उसमें कोर्स वर्क में जनरली क्या होता है कि जैसे लेट सपोज 9 to 12 और मोर देन दैट क्रेडिट ऑलरेडी डिसाइड होते हैं. ये आपको क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ PhD प्रोग्राम. तो ये इससे पहले अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप सोचे कि मेरा PhD रजिस्ट्रेशन हो गया. दैट इज नॉट करेक्ट. वंस यू कंप्लीट योर इनिशियल क्रेडिट्स, जो मैंडेटरी क्रेडिट्स होते हैं, वो 3 कोर्सेज होंगे या 4 कोर्सेज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया. सो अलग वेरी करता है. कहीं ना कहीं 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं. वो क्रेडिट भी वहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होता है. मैंने मिनिमम कहा 9 to 12, कई जगह आपको उससे ज़्यादा भी हो सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो ये मिनिमम क्रेडिट्स 6 to 12 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हो. इसके बाद वंस यू कंप्लीट योर पर्टिकुलर कोर्स वर्क, so now you are entitled, you are just now eligible to enroll yourself for a particular topic. आप टॉपिक डिसाइड करेंगे with your सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर आपको अलॉट हुआ. कई जगह क्या होता है इनिशियल फेज में आपको जो चॉइसेस भरने होते हैं. जैसे लेट सपोज कई NITs और IITs का रूल्स है कि आपको इनिशियल लेवल पे आप यू कैन गिव चॉइसेस ABC एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड लेट सपोज on the basic or the performance of your interview में कि आपका क्या परफॉर्मेंस है. सो उस केस में क्या होगा, 1-to-1 मैचिंग होता है कि जैसे आपका एरिया मिस्टर X के साथ मैच कर रहा है या सॉरी डॉक्टर या प्रोफेसर X के साथ मैच कर रहा है, तो उनके साथ जो है DRC कमिटी या जो भी मेंबर्स होंगे रिसर्च कमिटी मेंबर्स, तो वो आपको नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि इनके साथ जो है मिस्टर डॉक्टर X के साथ जो है यू कैन जस्ट वर्क विथ हिम under his supervision and you can decide a topic. वो topic के लिए भी आपको time मिलता है. When you complete your let's suppose course work, so you will have some time. उसमें आप decide कर सकते हो topic. और कई बार क्या होता है कि you can also decide your supervisor once your course work is completed. So depend, ये करता है, ये vary करता है कि कई जगह आपको जो है you need to talk to particular DRC chairman और कई बार आपको जो है ना हेड ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो आपको कई बार बता देंगे कि क्या प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सुपरवाइजर. इनिशियली सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करे फिर टॉपिक. सो अलग अलग प्रोसेस है. बट कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वंस यू कंप्लीट योर कोर्स वर्क, तो उस दौरान कई फैकल्टीज के बारे में आपको आइडिया लग जाता है. एंड बेटर इज दैट कि उस केस में यू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सुपरवाइजर जिनका एरिया इंटरेस्ट आपके साथ मैच करे और उन्हीं के साथ आप काम करें. ये नहीं कि कोई हाई रैंक प्रोफेसर है और आपने कुछ अलग टॉपिक ले लिया और बाद में आपको लग रहा है कि नहीं आई शुड चेंज द पर्टिकुलर सुपरवाइजर. इट हैपेंस. कई बार 30 to 40% केस में ये भी केस होता है जिसमें कि आप लेट सपोज यू कंप्लीट 3 to 4 years और एक स्टेज आता है कि नहीं ये तो गलत डिसीजन ले लिया, I should work with that particular professor, but मैंने जल्दबाजी में ये कर लिया. So don't do that. Basically हरीड में कोई डिसीजन जो है गलत ही होता है. So you take your time and you just talk to all those professors whoever जो आपके एरिया में काम कर रहे हैं. कई बार जो डिपार्टमेंट आपको 2-3 कम से कम प्रोफेसर मिल जाएंगे जो सिमिलर एरिया के होते हैं. तो उनसे बात करिए, उनसे इंडिविजुअली बात करिए और पहले आप कमिट मत करिए कि नहीं आपके साथ ही मैं काम करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द लैब एनवायरनमेंट. आप वहाँ के लैब में जाओ, वहाँ के रिसर्च स्टूडेंट से बात करो, रिसर्च ग्रुप से बात करो, फैसिलिटी चेक करो कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं. अगर आप
आप एक्सपेरिमेंटेशन वर्क है आपका, अगर आपका थ्योरेटिकल वर्क है तो वहाँ पे किस तरह के और फैसिलिटी हैं, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, या फिर कुछ कंप्यूटेशनल टूल्स अगर आपको यूज करना है, CFD टूल्स आज के टाइम बहुत ज़्यादा यूज होता है, या फिर कुछ और डिजाइन की टूल्स हैं जिस पे आप काम करना चाहोगे, तो क्या वहाँ पे इस तरह के फैसिलिटीज है? अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है तो फिर यू कैन कैरी ऑन, अगर नहीं है तो फिर जस्ट आइदर यू कैन मोल्ड योर टॉपिक, आप टॉपिक को मोल्ड कर सकते हो। तो पार्शियली जो रिकमेंड किया जाता है टॉपिक वो ऐसा होना चाहिए, नाउ डेज व्हाट अ कमिटी डिसाइड्स, या फिर एक हेल्दी PhD जो होता है, जनरली अगर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में नॉर्मली क्या होगा कि पार्शियली एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, पार्शियली उसमें क्या थ्योरेटिकल एनालिसिस हो, पार्शियली उसमें जो है कंप्यूटेशनल टूल्स भी यूज करें आप। तो ये अगर तीनों का अगर आपने यूज किया तो बेसिकली यू विल बी मैच जो स्टैंडर्ड्स हैं एज पर UGC नॉर्म्स, एज पर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होते हैं, उसमें कम से कम एटलीस्ट आप जो है ना 3 से 4 SCI पेपर जो है आराम से आप यू विल बी डूइंग दैट, यू विल बी जस्ट कवरिंग दैट। तो ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, आज के टाइम में ये मिसिंग होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को कि किस तरह का सीधा आपने एक्सपेरिमेंटेशन वर्क ले लिया एंड उसमें कई बार आपने कई मैट्रिक्स फॉर्मेशन किया कि ये कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किए, मटेरियल ट्राई किया आपने, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इसकी तो नहीं हो रहे कुछ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई ट्राई राइट नाउ, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, जितने भी चीज मैंने आपको बताई सारे जो है सजेशंस, सारे एडवाइसेस, सारे जो आपको जो है जो रिकमेंडेशंस होंगे वो जो है आपका जो गाइड है, he will be guiding you, he will be supervising you throughout this particular journey। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन ऑफ गाइड, इस पे ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सुपरवाइजर का सिलेक्शन जो है वो कैसे होना चाहिए, और क्या आप जो है कैसे, क्या पर्टिकुलर आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। और कई बार अगर आपको लगे कि जैसे लेट्स सपोज कि आई एम गेटिंग IIT और IIT और पर्टिकुलरली और अदर इंस्टीट्यूट, उस केस में क्या पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए टू गेट अ पर्टिकुलर गाइड। सो ये भी मैं इस पर बनाऊंगा, बट इनिशियल लेवल पे सबसे पहले ये है कि अगर कोर्स वर्क की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कोर्स वर्क में 2-4 कोर्सेज होंगे जिसके बेस पे मिनिमम क्रेडिट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, उसके बेस पे फाइनली यू कैन कंप्लीट, एंड वंस यू कंप्लीट योर कोर्स वर्क देन यू कैन गो फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है यहाँ पे टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक पे कई बार इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सपोज आपने अगर बहुत अच्छा मास्टर्स में अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो उसको भी आप कैरी ऑन कर सकते हो। जनरली ये जो है एग्जिस्टिंग स्कॉलर्स जो होते हैं, सपोज MTech स्टूडेंट्स या फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या फिर MSc के स्टूडेंट्स जिनको कंटिन्यू कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर सेम यूनिवर्सिटी सेम इंस्टीट्यूट में, तो उस केस में जनरली सुपरवाइजर भी नॉर्मली वही रहता है जो आपको जिसने गाइड किया है PG में, तो उस केस में जनरली आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम आपको पता है कि कहाँ क्या है और किस तरह से यू हैव टू टैकल ऑल दोज प्रॉब्लम्स, यू कैन इजीली फॉर्मुलेट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, एंड उस केस में टाइम जो है थोड़ा आपका शॉर्टेन हो जाता है। लेट्स सपोज इन नॉर्मल केस में अगर देखें रेगुलर मोड में 4 से 5 साल मिनिमम ये जो है ना ये आपको एटलीस्ट अगर आप अच्छा वर्क है तो इतना इंडियन कंटेक्स में लग जाएगा। और अगर आप बहुत स्पीडी कर रहे जैसे इस केस में जनरली मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे आपका कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड इन PG एंड यू वांट टू इलेबोरेट दैट ऑब्जेक्टिव, सो इस केस में हो सकता है टाइम थोड़ा और कम हो जाए, हो सकता है 3 to 4 years के रेंज में आ जाए। तो ये जो है ये क्राइटेरिया है एंड यू हैव टू डिसाइड दैट वेदर यू आर गोइंग आफ्टर मास्टर्स या क्या करना चाहिए, उसके बेस में भी मैं बताऊंगा कि कितना ड्यूरेशन है। तो अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बता रहा है कि कितना टाइम जो है PhD करने में लग जाता है। अनुमान अगर बात करें तो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को जो है लगभग 7 साल के आसपास, ITs की मैं एक जनरल डेटा बता रहा हूँ, तो ये पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए। और फुल टाइम की अगर बात करें फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया 4 से 5 साल, ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ये हो सकता है किसी को इसका मिनिमम भी हो और इससे बियॉन्ड भी हो, बट ये एवरेज है क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनको ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो एक एवरेज अगर बात करें तो उसके इसमें 4 से 5 साल आपको अनुमान लग जाता है यू टू कंप्लीट योर PhD एंड जस्ट अगर आप थीसिस जो डिफेंड कर रहे हैं उस दौरान की बात हो रही है। इसके बाद
जनरली जो है कई बार जो स्टूडेंट्स जो है, अगर आप बात करें जो 3 ईयर PhD प्रोग्राम, उस केस में मैंने कहा कि जनरली ये ऐसा होता है कि 3 साल, इसका नॉर्मली क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन की बात होती है। लेट्स सपोज अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपका लेट्स सपोज SRC हो गया, SRC भी बात करूंगा कि SRC होता क्या है, एक स्लाइड इसके ऊपर भी आएगा नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा SRC क्या होता है। तो अब जैसे लेट्स सपोज अगर आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लिया तो वो एक तरह से है टॉपिक सिलेक्शन, और टॉपिक सेलेक्ट होने के बाद जो है एज पर UGC नॉर्म्स 2 साल है, आप 2 साल मिनिमम टाइम लगता है कि आप इसमें आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक यू कैन डिफेंड योर थेसिस। तो इसमें जब 1+2 करें तो टोटल 3 ईयर्स है, वो मिनिमम है टाइम, बेयर मिनिमम टाइम इतना। ये आपको रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट की बात है, नॉर्मली आपको इससे ज़्यादा 3.5 ये आपको दिखेगा। ये बहुत मिनिमम फास्ट टाइम, अगर आपने PhD कंप्लीट किया तो इतना है। और मैंने आपको एग्जांपल बताया, एवरेज जो है 4 to 5 ईयर्स इतना लगता है टाइम। तो नॉर्मली अगर आप बात करें कि जैसे कई बार किसी और कंट्री, जैसे ये तो इंडियन कंटेक्स्ट की बात हो रही थी कि एवरेज टाइम 4 to 5 ईयर्स, अगर US UK की बात करें तो उसमें भी अनुमान आपको इतना ही दिखेगा, 4 से 5 साल। कई बार 4 साल जो है UK में कई बार जो है फिक्स टाइम लिमिट रहता है, तो उस केस में 4 साल में ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे स्टेपेंड जो है बहुत बड़ा इशू है बाहर में, तो यहाँ पे भी वैसे इशू है बट बाहर में और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो उस केस में जो है एनी हाउ दैट कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीटिंग हिज पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम बाय 4 ईयर्स। सो ये कई क्राइटेरिया होता है। अगर आपको बाहर किसी कंट्री का देखना है तो यू हैव टू चेक पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ऑल्सो, और एडवर्टीजमेंट देखना होता है यूनिवर्सिटी के प्रोफाइल पे जो है एडवर्टीजमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद ये क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि क्या PhD के लिए क्या मास्टर्स रिक्वायरमेंट है या मास्टर्स के बाद ही PhD कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, कि मास्टर्स जो है मैंडेटरी, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए तो जो है मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज कॉमर्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, या फिर आप लेट्स सपोज बायोलॉजी या जूलॉजी या फिर बॉटनी, या फिर आपका लेट्स सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें से कुछ भी है, तो उस केस में जनरली जो है कई जगह बच्चे जो है स्टूडेंट्स डू MPhil प्रोग्राम। आर्ट्स की अगर बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, बट अगर इन जनरल बात करें कि जैसे सपोज इंजीनियरिंग के साथ क्या है कि उसमें अगर आपके पास बहुत एक्सीलेंट स्कोर है, लेट्स सपोज कि अगर आपने गेट की, आपको नॉलेज होगा गेट, यू माइट बी अवेयर ऑफ गेट एग्जाम्स, UGC नेट एग्जाम होता है। तो ये दो जो है नेशनल एग्जाम्स हैं जिसके बेस पे जो कैंडिडेट्स आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड। जब इंटरव्यू की बात होती है उसमें ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है गेट का स्कोर। बट अगर UG जैसे लेट्स सपोज अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है और इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, आप बायोटेक्नोलॉजी में आपने बीटेक कर रखा है, उसके बेस पे आपने गेट भी स्कोर कर लिया, तो देयर में भी चांस कि अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, 9 CGPA है, 10 पॉइंटर है, और आपका गेट भी स्कोर लेट्स सपोज लेस देन 100 या लेस देन 500 है, तो उस केस में आपको हो सकता है कि इफ यू विल बी अप्लाइंग फॉर PhD प्रोग्राम इन टॉप IITs और NITs, तो उस केस में आपको कॉल आ जाएगा। बट कॉल इज नॉट, एक्चुअली इट इज नॉट मैंडेटरी। कॉल आने से आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के ऊपर मैं एक अलग से सेशन करूंगा। ये मिनिमम है कि आपको कॉल आएगा, बट वहां पे भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च स्किल्स, रिसर्च एप्टीट्यूड आपके अंदर कितना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर कितना है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है, मैं अगर एज अ पर्टिकुलर सुपरवाइजर हूँ या फिर मेरे पास अगर कोई स्कॉलर काम करना चाहेगा, तो मैं चाहूंगा कि वो मास्टर्स करने के बाद करे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बट जनरली जो है अगर आप आर्ट, साइंस और किसी और डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो उस केस में तो जनरली आपको मास्टर्स करना ही होता है। मास्टर्स एक मैंडेटरी कोर्स है, उसके बाद ही जो है आप डिग्री के बाद आप PhD कर सकते हो। तो ये तो जो है क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अगर आप साइंस या फिर आप लेट्स सपोज आर्ट्स, कॉमर्स, किसी फील्ड के हो एक्सेप्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो उस केस में जो है आपका जो है बेसिकली मास्टर्स इज मैंडेटरी डिग्री, देन ओनली यू कैन प्रोसीड अहेड फॉर PhD प्रोग्राम। बट इस केस में मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया कि कई बार क्या होता है कि
और IITs NITs में ये क्राइटेरिया है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग, इफ यू हैव आउटस्टैंडिंग परफॉर्म्ड इन बीटेक प्रोग्राम्स, उस केस में, और आपका स्कोर भी गेट का बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, सो उस केस में डेफिनेटली यू माइट बी गेटिंग कॉल फ्रॉम टॉप IITs। बट उस केस में आपका ये जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन PhD में हो जाएगा। सिर्फ PhD में जो है सिलेक्शन, दैट इज वेरी डिफरेंट टास्क, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च एट्रीब्यूट्स, रिसर्च स्किल्स आपका क्या है, क्या आपने इससे पहले, अगर आपने लेट सपोज कोई पेपर या फिर कुछ आपके जो वर्क है जो बहुत अच्छे किसी जर्नल में पब्लिश्ड है, तो देन डेफिनेटली देयर इज हायर चांस दैट यू विल बी गेटिंग एडमिशन आल्सो इन दैट केस। बट अगर आपके पास ये नहीं है, ये पार्ट अगर नील है, तो हो सकता है एडमिशन आपको ना मिले। तो PhD एडमिशन जनरली उसके ऊपर मैं अलग से जो है सेशन करूंगा, बट अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज है। तो कई बार आपको ये जो क्राइटेरिया है, इन जनरल ये जो है मास्टर डिग्री और बैचलर्स में जो मिनिमम 45% है, ये एक मिनिमम UGC का नॉर्म्स है, तो मैंने वही नॉर्म्स यहाँ पे भी लिखा है। कई जगह फ्लेक्सिबल है, कई जगह आपको दिखेगा कि अगर लेट्स सपोज दे वांट टू जस्ट हाईलाइट, वो चाहते हैं कि कुछ शॉर्टलिस्ट करना, तो उसका परसेंटेज भी हायर हो सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कि कितने। इसके बाद कई बार जो है बच्चे ये भी कहते हैं कि जैसे लेट्स सपोज कि क्या लोअर ग्रेड पे मिलता है, तो उस केस में जो है जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास, आप कई बार आप देखोगे फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर आपके पास फंडिंग जो है, अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास ऑन फंडिंग है, फंडिंग अगर आपने कहीं और अपना करा लिया, सेल्फ फंडिंग है, सेल्फ फाइनेंस है, तो उस केस में हो सकता है कि जो है आपका लोअर ग्रेड पे भी मिल जाए। बट आपके पास वहां पे मैंने क्या कहा, बैकअप जो होना चाहिए वो आपका रिसर्च जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपकी जो है रिसर्च की स्किल्स, रिसर्च पेपर्स अगर आपके पास हैं, और कुछ क्वालिटी मैन्युस्क्रिप्ट आपने पहले से लिख रखे हैं, जो जैसे लेट्स सपोज कि मास्टर्स का आपका आउटकम है, तो डेफिनेटली आपका उस केस में हो सकता है कि लोअर ग्रेड्स पे भी आपको एडमिशन मिल जाए। उसके बाद जनरली जो है जैसे कई बार मैंने आपको कहा कि MPhil जो है ये भी जरूरी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि मास्टर्स ऑफ रिसर्च, तो मास्टर्स ऑफ रिसर्च भी जो है ना, ये कई इंस्टीट्यूट जैसे IITs की बात करें तो टॉप, अगर बात IIT मद्रास की बात करें, IIT बॉम्बे की बात करें, IIT दिल्ली, तो इनमें अगर आप देखोगे तो यू माइट बी ऑल्सो गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मास्टर्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे रिसर्च में क्या है कि जैसे इन जनरल जो बात करते हैं, जो PG प्रोग्राम होता है जो आपका 2 साल का, यहाँ पे इट कैन वेरी, इट कैन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिसर्च विच यू आर डूइंग। हो सकता है कि वो 2 साल में भी हो जाए, हो सकता है आपका 3 साल में हो जाए, हो सकता है आपको 4 साल में लगे। तो अगर इसमें जो इवेल्युएशन होता है टोटली, इट इज अ टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से PhD टाइप का ही है काम, बट वहां पे ये थेसिस और ये जो रिगरस इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं होती और इतना हाई क्राइटेरिया नहीं होता है, बट आपको जो है आइडिया लग जाता है कि PhD में आप क्या करने वाले हो, अगर आपने मास्टर्स ऑफ रिसर्च कर रखा है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से एक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि PhD में मुझे, अगर मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहूंगा तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो दैट विल हेल्प यू। तो मैं श्योर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको UG स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मास्टर्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर बात करें कि जैसे लेट सपोज कई बार जैसे मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, तो उस केस में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चांसेस है, तो सो नो आई डोंट वांट टू रिपीट सेम थिंग। इसके बाद PhD में जनरली क्या क्या होता है, तो ये इसको समराइज देख लेते हैं। फर्स्ट जो है सबसे पहले PhD डिग्री को जो अगर देखा जाए, तो इस केस में जनरली 3 साल, अगर एक बहुत मिनिमम टाइम अगर बात करें तो 3 साल है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में जनरली आप बात करते हैं कि जैसे यू विल मीट विथ योर सुपरवाइजर एंड डिस्कस योर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल पे मैं एक अलग से जो है उसका भी वीडियो बनाऊंगा, जो एडमिशन के बाद, या फिर हो सकता है कि आपको इसी वीक में एक वीडियो मिल जाए कि हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, इसमें क्या करना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखना होता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जैसे अगर बात करें कि जैसे इस इनिशियल लेवल पे मैंने आपको जो फ्लाक्स का एग्जांपल दिया था, उसमें बेसिकली ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि इनिशियल लेवल पे आपने क्या किया, एटलीस्ट लेट्स सपोज यू हैव read about 100 रिसर्च पेपर्स, तो 100 रिसर्च पेपर्स को आपने क्या किया, नैरो डाउन किया, अपना एरिया को और कन्फाइन किया। माइक्रोस्कोपिक इनिशियल लेवल पे आप जो स्टडी करते होता है
मैक्रो, और जब बाद की अगर बात करें तो होता है माइक्रो। तो यहाँ पे माइक्रो लेवल पे आप पता होना चाहिए माइक्रो। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जो स्टडी करते हो, बेसिकली दैट इज अ टाइप ऑफ पीएचडी वर्क, कि आपने इनिशियली फिल्टर आउट करते 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 नाउ यू हैव रीच टू दैट लेवल कि वो उस पे काम नहीं हुआ है, एंड दैट विल बी योर सर्टेन ऑब्जेक्टिव व्हिच यू वांट टू क्वांटिफाई एट लेटर स्टेज। और उसके बेस पे जो भी आपका है, यू कैन राइट डाउन योर मैन्युस्क्रिप्ट, यू कैन राइट डाउन योर पेपर वर्क। सो नॉर्मली क्या होगा, इनिशियल लेवल पे आपने लिटरेचर सर्वे किया, उसके बेस पे जो है you do basically literature survey ऐसा है कि part that will be carried out throughout your PhD work। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आपका चलता रहेगा, स्टेजेस हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी रिसर्च का आप टाइम है, बट थ्रू आउट जो है यू कैन ऐड ऑन लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर से क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज नया चीज जुड़ते गया, इसमें क्या ऐड ऑन हुआ, इसमें क्या ऐड हो गया। आज के वर्क में आज अगर बात करें कि जो रिसर्च पढ़ रहे हो सकता है कल के डेट में आपको लगे कि इसमें तो कुछ और नया चीज आएगा कंसेप्ट, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर डिटेल लिटरेचर सर्वे, और उसी से आपको जो है एक तरह से जो है इट गिव्स यू गाइड, एक तरह से गाइडेंस है कि आप किस डायरेक्शन में अपने रिसर्च को जो है ले जा सकते हैं, ताकि आपका जो वर्क होगा वो ओरिजिनलिटी हो और नॉवेलिटी हो। सेकेंड ईयर में जैसे जनरली क्या हुआ कि यू शिफ्ट योर फोकस टू कलेक्ट। अब नॉर्मली क्या हुआ, मैंने आपको इसी लेवल पे क्या बताया था कि आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपने उस लैब फैसिलिटी में देखना है कि क्या क्या है। अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क करना चाहते हो या फिर आप थ्योरेटिकल काम करना चाहते हो, कंप्यूटेशनल मॉडल आप काम करना चाहते हो, तो उस केस में आप लैब विजिट करिए, लैब में जाके देखिए कि इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप, क्या क्या एक्सपेरिमेंटल मशीन्स हैं, क्या जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहाँ पे। उसके बेस पे आपका जैसे रिसोर्सेज आपको पता है और आपने लेट सपोज कि इनिशियल लेवल पे जो है आपने अपना जो है जैसे मशीन तय कर लिया कि इस पर मैं काम करूंगा और आपका जो है लैब सेटअप तैयार है, तो बहुत सारा काम जो है ऑलमोस्ट आप कर चुके होंगे। ऑलमोस्ट मैं ये कहूँ कि 50 तो नहीं, बट येस ऑलमोस्ट 30-40% वर्क जो है आपका सॉल्व हो जाता है अगर आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार है। उसके बाद जनरली क्या है कि आपका डेटा कलेक्शन, डेटा एक्विजिशन, और फिर उसके बेस पे जो है डेटा कंपाइल करके उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना, वो सब अलग चीज है। बट समहाउ अगर आपने ये काम कर लिया इनिशियल के 2 साल में, 1-1.5 साल में मान के चलिए, 2 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ, उसके अगर 1.5 ईयर्स में अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया और आपने लैब सेटअप कर लिया, तो आपका काम मोस्टली जो हो चुका होगा। बस इसके बाद जो है जो डेटा कलेक्शन, डेटा एक्विजिशन करना है, डेटा कंपाइल करना है, डेटा को कंपेयर करना है, तो ये सब चीजें जो है आप धीरे धीरे सीखते जाते हो कि कैसे किस तरह के ग्राफ्स, कहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, कैसे थोड़ा आर्टिस्टिक आप अपने वर्क को दिखा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग आर्ट भी आना चाहिए। सो सेकेंड ईयर में नॉर्मली जो है आप अपने काम को कलेक्टिव रिजल्ट्स में आ गए, थीसिस भी कंपाइल आप करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका काम बहुत फास्ट है तो उस केस में। बट अगर आपका काम लेट सपोज कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन कर लिए, तो उस केस में तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो नॉर्मली क्या होगा, यू मे ऑल्सो प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स एंड आइडियाज। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि आज के टाइम में है कि सबसे इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेशंस के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो है किसी कॉन्फ्रेंस में जाओ, कोलैबोरेटिव वर्क के लिए कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाई कर लो आप। उसके बाद फिर जो है आप जैसे लेट सपोज किसी और इंस्टीट्यूट्स में भी कई बार जो है जैसे लेट सपोज यू वांट टू वर्क, आपको फॉरेन का कुछ एक्सपीरियंस लेना है, तो वहाँ से आप यहाँ से भी 2-3 महीने के लिए जा सकते हो एज रिसर्च पोजीशन की बेस पे, और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि फॉरेन वर्क कल्चर कैसा है वहाँ पे, किस तरह का जो है जैसे रिसर्च है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरह का काम हो रहा है, इलाबोरेट कर सकते हो बेसिकली। और जब आप बेसिकली अगर जैसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो, तो उसमें कई सारे नए आइडियाज भी आपके पास आते हैं कि ये काम भी मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना, प्रेजेंटेशंस, कभी कई बार जो है अपने जो गाइड है, आपका सुपरवाइजर, उनके सामने जो है प्रेजेंट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेहतर होती जाती है
और कॉन्फिडेंस भी आता है अपने काम के ऊपर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कई बार। और इन्हीं से आपको जो है नॉर्मली क्या होगा कि आपको पब्लिकेशंस की जो है और डिटेल्स में, जैसे आप पब्लिकेशंस में आप क्या क्या करना चाहते हो, इनिशियल लेवल पे क्या होगा, फाइनल लेवल पे आपने क्या क्या किया, तो आपको जो पब्लिकेशंस में भी हेल्प होगा कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया, उस कॉन्फ्रेंस से मुझे कुछ नया आइडिया मिल गया, फिर मैंने कुछ जर्नल में डाले, फिर जर्नल से मुझे पेपर एक्सेप्ट हुआ, फिर मैंने कुछ और नया चीज। तो ये जो है कंटिन्यूस जो है आपका लर्निंग है, कंटिन्यूस रिसर्च, इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च मतलब रिसर्च। तो ये आपको जो है, आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट यू आर सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर एरिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि उस एरिया में अभी भी स्कोप है कि आप कुछ नोबिलिटी ढूंढ पाओ, कुछ नया चीज देख पाओ, कुछ गैप डिफाइन कर पाओ। तो जैसे गैप आपको समझ में आते जाएगा वैसे वैसे आप ऑब्जेक्टिव भी फ्रेम कर लोगे। थर्ड ईयर में जनरली क्या है कि जो बाहर की बात करें वहां पे तो जनरली ये है कि आपको मिल जाएगा कोई एक्सपर्ट्स जो थीसिस भी आपके लिए लिख देगा, लेकिन इंडियन कंटेक्स में या इंडिया में ऐसा होता नहीं अनुमान। इंडिया में आपको खुद लिखना पड़ता थीसिस, तो भारत में आपको जो है बेसिकली थीसिस भी आपको खुद लिखना होगा और बाकी सारे जो काम था वो भी आपको खुद करना होगा। तो इसलिए जनरली टाइम जो है ये 3 साल ना होकर ये हो जाता है करीबन 5 साल तक मिनिमम। ये इसलिए चेंज हो जाता है कि बहुत सारे एडवांस चीजें होते हैं। जब आप इस जर्नी में अगर ट्रैवल करो तो आपको लगा कि नहीं ये भी चीज ऐड हो रहा है, ये भी चीज, सो ये धीरे धीरे आपको समझ में आता है। ये इसलिए जो है इट इज कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस। तो आपको जैसे आप पीएचडी, तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि इसका बेनिफिट की जस्ट यू विल बी अर्निंग जस्ट डिग्री और पीएचडी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जो आपको अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत सारे चीज जो है यू विल फील दैट की बहुत सारे चेंजेस एज पर कॉन्फिडेंस, एज पर लेट्स सपोज कम्युनिकेशन वाइज, एज पर अ पर्सन भी आपको बहुत सारा जो है यू विल सी मल्टीपल चेंजेस इनसाइड यू। आप देख सकते हो, आपको फील भी होगा। और यहाँ पे जैसे वंस यू प्रिपेयर अ थीसिस, उसके बाद फिर फाइनली एक नेशनल और एक इंटरनेशनल एग्जामिनर होते हैं, उनके थ्रू जो है आपका जो बेसिकली जो आपका थीसिस है वो इवेल्युएट होगा और उसके बेस पे वाइवा कंडक्ट होता है जो डीआरसी चेयरमैन के बेस पे होगा या फिर आपके डिपार्टमेंट हेड ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड वंस यू जस्ट गिव अ सक्सेसफुल, लेट्स सपोज आपने सारे जो उनके क्वेश्चंस कि जो है if you defend all those questions you will be entitled to get a particular PhD. So this is a particular journey. तो अब इसके बेस पे जैसे जनरली जो है अगले जो वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या होगा, वो आगे जो वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीएचडी प्रोग्राम क्या होता है, पीएचडी के क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या आपको जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एज ए स्टूडेंट आपको कैसे जो है अपने आप को देखना चाहिए कि अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या इनिशियल स्टेज में क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे मतलब आप जो जैसे रिसर्च पेपर के बारे में आपको कुछ आइडिया है कि नहीं, तो कुछ चीजें आपको बेसिक्स है, कोई कोर्स वर्क के बारे में आइडिया है कि नहीं, इंस्टीट्यूट की जो क्राइटेरिया है, कई जगह मैंडेटरी 2 SCI पेपर्स होते हैं तो उसका कुछ आइडिया है कि नहीं। तो आज के जो वीडियो से आपको ये सब क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना ड्यूरेशन है और पीएचडी में होता क्या, ओवरव्यू क्या है। तो मैंने ओवरव्यू के बेस पे ये वीडियो बनाया। तो आई होप एवरीवन विल जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियोस, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर अपने जो है जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं पीएचडी में, तो उनको जरूर शेयर करें। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।